बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का तो इख्तिताम हो गया, लेकिन चौके छक्कों की जो बारिश है वो अभी भी स्टेडियम्स में होनी है। लाहौर के कदाफी स्टेडियम में 3 मैचेस की सीरीज खेली, यानी लाहौर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। अभी भी लाहौर के अंदर की वो बातें, वो जो उनकी जीत है, जिस तरह की एक तारीखी फतह समेटी, वो भी अभी बातें ज़हन में है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 3 मैचेस की सीरीज जिसका आगाज आज से होने जा रहा है। रात 8 बजे पहला मैच खेला जाएगा कदाफी स्टेडियम लाहौर में, और मैच ऑफिशियल्स और कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया था। उससे पहले ये ग्रुप, ये जो फोटो सेशन हुआ है दोनों कप्तानों का, लिटन दास थे और सलमान अली आगा थे, और दोनों टीम्स ने कहा कि जनाब कोई भी टीम हल्की नहीं होती, ऑन डे जो क्रिकेट अच्छी खेलता है वो टीम जीत जाती है। हमारे पे कुछ चीजें ड्यू इस वजह से भी है कि बांग्लादेश हमें पाकिस्तान में आकर वाइट वॉश करके गया था टेस्ट सीरीज में, उसका बदला लेना अभी भी बाकी है। तो सलमान अली आगा जो है वो पुरअज़म है, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम ऑल्दो अब वो हल्की टीम नहीं है, लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि वो अभी यूएई ने उनको 2-1 से शिकस्त दी, उनकी जो सीरीज चल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये हो सकता है कि अंडर प्रेशर हो, लेकिन नया दिन, नई गेम, नई टीम, नया ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है। तो रात 8 बजे जनाब ये मार्का होना है। इस तमाम तर सूरत पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है अहमद सईद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है, हसनैन लियाकत साहब, और हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट आकिब कुरैशी जो कि कदाफी स्टेडियम में होंगे। उनसे हम रब्ता करेंगे और उनसे वहां की सूरत जानेंगे कि शायकीन क्रिकेट जो है वो पीएसएल के बाद अब इस सीरीज को किस तरह से ले रहे हैं और किस तरह से इसको देखते हैं। गर्मी भी उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है। अच्छा, पहले आकिब से हम बात कर लेते हैं, आकिब से सूरत हाल जान लेते हैं, देन फिर अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम। आकिब बताइएगा क्या सूरत हाल देखी आपने, क्योंकि जो टिकट सोल्ड होने का मामला था वो तभी हमारे तक वो बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं है। 25 तारीख से आगाज हुआ, आज 28 को मैच था, टाइम बड़ा कम मिला शायकीन को। अभी की क्या सूरत हाल है? इंतजाम तो स्टेडियम के तो पहले ऑलरेडी वो फुली फर्निश्ड है, तो अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, मतलब तैयारियां मुकम्मल है पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है, और पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस भी जो है वो भी कम्प्लीट है। 2 रोज था, दोनों दिन जो है वो भरपूर किस्म की ट्रेनिंग की गई। सलमान अली आगा जो कैप्टन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और साथ उन्होंने इस बात का अंदिया भी दे दिया या खौफ का इजहार कर दिया कि जो सीनियर प्लेयर हैं बाबर, रिजवान और शाहीन, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हम उनको मिस करेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैंप में जाके इन तीनों प्लेयर की जो है बात कहीं ना कहीं हुई होगी। इससे पहले माइक हैसन ने भी जो है वो इस्लामाबाद में आके और दोनों इन 3 प्लेयर्स के बारे में जो है वो डिस्कशन की थी। शायकीन क्रिकेट के वाले से बताऊं तो बज़ाहिर तौर पर जो है कि इंटरनेशनल सीरीज है, लेकिन ये जिस सर्कमस्टांसेस में हो रही है, बांग्लादेश की टीम के कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पर आने से इनकार किया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। उसके बाद जो है मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद जो फास्ट बॉलर हैं बांग्लादेश टीम के, वो इंजर्ड हो गए, और 2 स्पोर्टिंग स्टाफ के बंदे भी नहीं आए। तो ये बड़ी और अजीब सी सीरीज आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 5 मैचों, इनिशियली तौर पे 5 मैचों की सीरीज शेड्यूल रिक्वेस्ट की कि इसको कम किए दे, क्योंकि हम यूएई में हैं और गर्मी है वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो है 3 मैचों इस पे लेके आए। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम के लिए ये बड़ी, आप इसको कह सकते हैं, शाहीन, बाबर और रिजवान इरा के बाद अब नया इरा शुरू होने जा रहा है, और इसी साल जो है वो एशिया कप भी फिर। अच्छा, मेरा ख्याल एशियन कंडीशंस में रहते हुए ये जो सिक्योरिटी रीजंस है ना, ये मेरा ख्याल स्टैंड पे नहीं होने चाहिए। अब बांग्लादेश के प्लेयर जो स्पोर्ट्स स्टाफ भी कहेगा कि जनाब हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। वैसे अनफॉर्चुनेट हमजा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, बात यह है कि बांग्लादेश की टीम, आपने अपनी प्रायोरिटीज क्या सेट की ना, दौरे के ऊपर तो बाद में बात करेंगे। आपकी अगली आने वाली सीरीज किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ आपकी सीरीज है, आपकी सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ है, आपकी सीरीज आयरलैंड के साथ है, आपकी सीरीज बीच में एक साउथ अफ्रीका के साथ है, और अफगानिस्तान के साथ भी एक सीरीज है। आप देखिए कि आप अगर 5 नेशंस के साथ खेल रहे हैं तो 5 की 5 नेशंस टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलती हैं। वेस्ट इंडीज भी उस तरह से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलती, कभी कभार उनको टेस्ट क्रिकेट मिलती है, अफगानिस्तान को भी मिलती है कभी कभार टेस्ट क्रिकेट, आयरलैंड को भी, और बांग्लादेश एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और वो भी 9वें नंबर पे या 10वें नंबर पे होती है। आपकी क्रिकेट का जो डाउनफॉल है वो यहीं से जाहिर होता है, क्योंकि आपको कोई बड़ी सीरीज नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि आपको अपनी एफटीपी जब तैयार करती है आईसीसी, तो वहां पे आपको बताना चाहिए था कि हमें कम से कम हर साल में टॉप टियर टीम जिस तरह के इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके साथ मैचेस मिलने चाहिए। हमें न्यूजीलैंड के साथ मैचेस, न्यूजीलैंड के साथ तो हमारी इस तरह की विंडो है कि वो जब भी पीएसएल और आईपीएल का कोई टाकरा होता है या फिर उधर आईपीएल जारी होती है तो वो आके हमारी तरफ खेल लेते हैं, वो भी अपनी 3rd टियर टीम बेच के, क्योंकि उनकी भी ओरिजिनल टीम आईपीएल में खेल होती है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं किया, तो इस वजह से अब हमें आयरलैंड जैसी कंट्री के साथ भी या बांग्लादेश जैसी कंट्री के साथ भी उनके भी प्लेयर्स को मेहनत समाजत करनी पड़ती है और उनको पाकिस्तान लाना पड़ता है। हालांकि
अगर आप पड़ोस में देखेंगे तो ये जंग वहां पे भी हुई, लेकिन वहां पे मोर और लेस बहुत सारी टीमों ने अपने प्लेयर्स को वापस बुलाया, वो रिटेन भी किया। हमारे यहाँ सिकंदर रजा जैसे लोग तो आए जिनको हमने दाद दी, लेकिन डेरेल मिचेल नहीं आए, इसके अलावा मार्क चैपमैन नहीं आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए। सो ये हमारी कहीं ना कहीं पे क्रिकेट डिप्लोमेसी की नाकामी है, जिसको हमें बेहतर करना होगा, और ये बड़े एंड पे होगी। ये जब तक चेयरमैन साहब नहीं करेंगे, या फिर सलमान नसीर साहब, या फिर कोई और, क्योंकि सलमान नसीर साहब पहले पीसीबी में थे, अब पीएसएल में आगे, जो भी है ऊपर लेवल के लोगों को ये काम करना होगा और अपने तमाम तर पत्तों को अच्छे से खेलना होगा। अदरवाइज हमारी क्रिकेट का जो डिप्लोमेटिक डिक्लाइन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। शमी, अब मुझे समझ लगी कि आपके एक्रेडिटेशन कार्ड क्यों कैंसिल होते हैं, आपकी एंट्री क्यों बैन होती है, जब इस तरह की आप बातें करेंगे और फिर ये बातें तो होंगी। हम सही साहब, अच्छा, मैं एक पॉइंट आपकी इजाजत से ऐड कर दूं। असनान भाई ने कहा है ना कि हम टॉप 4 टीमों के खिलाफ नहीं खेलते। देखिए, टॉप 4 टीमों के खिलाफ हम अगर खेलना शुरू कर देना तो फिर तो वो जो स्टैट्स हम शेयर करते हैं ना लोगों के सामने, अच्छा, कि जी फलां प्लेयर ने इतने मैच खेले हैं, इतने विकेटें हासिल किए हैं, इतने स्कोर बनाए हैं, तो वो तो स्टैट्स हैं ही सारे। शादाब खान के विकेटें किसके खिलाफ है? हांगकॉन्ग के खिलाफ है, बांग्लादेश के खिलाफ है, अफगानिस्तान के खिलाफ है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में शादाब को कप्तान बना के भेज दिया था। तो शादाब का स्टैट निकाल के देखें टॉप 4 टीम्स के अगेंस्ट, अच्छा, शाहीन के स्टैट्स निकाल के देखें टॉप 4 टीम्स के अगेंस्ट। तो मेरा ख्याल है कि आपको जवाब तो यहाँ मिल गया। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी दोबारा से जाहिर है कि जब पीएसएल होती है तो हर बार ये डिस्कशन शुरू होती है कि पीएसएल की बुनियाद पर जो है वो प्लेयर्स को टीम में लाया जाए, और फिर दोबारा से यही बातें की जाती हैं कि शाहीन ने 19 आउट किए, शादाब ने इतने आउट किए, उसने इतने आउट किए। तो ये भी जरा देखें कि इन प्लेयर्स ने किन खिलाड़ियों को आउट किया है और किस स्टेज ऑफ द मैच के ऊपर आकर आउट किया है। तो बिल्कुल ठीक निशानदेही उन्होंने की है कि जो ये हमारी सीरीज आने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ है, गो कि हम अब मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश हमारे लिए कोई छोटी टीम है। बांग्लादेश हमें टफ टाइम देती है। अभी बांग्लादेश हमें क्लीन स्वीप करे गई है। हम आयरलैंड गए थे, हम वहां हार गए। हम अफगानिस्तान से दुबई में खेले थे, हम वहां हार गए। तो अनफॉर्चुनेटली वो वाला जो है ना वो अब शुरू हो गया है पॉइंट के, जब हमें ये वाली टीमें भी आके जो है वो टफ टाइम देना शुरू कर देंगे। उसकी वजह यह है कि हम अपना मयार खुद गिराकर यहां तक ले आए हैं कि हमें इन टीम के साथ कंपीट करने में ही कंफर्टेबिलिटी नजर आती है। और जब हम इन टीम के साथ हम कंपीट करते हैं तो फिर मतलब मैं बहुत मतलब दर्दमंदी के साथ बाबर रिजवान शाहीन को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में ड्रॉप ही होना चाहिए। ड्रॉप का वर्ड चले ठीक नहीं है, उनको इस सीरीज में रेस्ट ही करना चाहिए। यही प्रैक्टिस होती थी माजी में। मसला यह है कि ये प्लेयर जब खुद शुरू हो जाता है ना जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने, बांग्लादेश के खिलाफ खेलने, तो ये चीजें नॉर्मल हुआ करती थी कि इन टीमों के खिलाफ बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट करवाया जाता था। तो इस पर इतना ज्यादा ववेला मचाने की मेरा ख्याल को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और बाबर रिजवान से आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा असनान भाई, बाबर रिजवान से आगे बढ़ना चाहिए। शाहीन ने भी अपने लास्ट मैच में कहा कि जनाब एक तो टॉप परफॉर्मर उस टीम के कप्तान भी बन गए, उन्होंने एंड पे बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो विकेटें किसकी थी, टेल एंडर या जो भी थी, व्हाट्सएवर, आप समझते हैं कि जहां इन तीन को रेस्ट दिया गया वहां पर हारिस रऊफ और नसीम को भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए था। नसीम चूंकि आप पिछले 2-3 मैचेस हमने देखा स्ट्रगल भी किए, उनको जो शोल्डर की इंजरी की वजह से वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पर बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो उनको भी थोड़ा रेस्ट दे देते। लेकिन नसीम को तो रेस्ट मिल नहीं सकता ना हमजा, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटिंग कंसल्टेंट हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का नायब कप्तान, वहां का कप्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान, यहाँ का नायब कप्तान। सो अब आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग नजर आएंगे, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है जब हमने देखा है कि ऊपर लेवल पे कोई इस तरह का कोच आ जाता है जो नीचे पे किसी भी फ्रेंचाइज का कोच होता है, तो वो अपनी टीम को लेके आता है। और मतलब मुझे हनीफ मलिक साहब से हजार हमदर्दी होगी, रोमान रईस का वो कोच हैं, बहुत सारे और लोगों के कोच हैं, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो उसी तरह के कोच है जिस तरह के अब्दुल रहमान हुआ करते थे, रिजवान के कोच, पर्सनल कोच थे, उनको वो उठा के, या फिर केपी के कोच थे उनको उठा के वो पाकिस्तान लेवल पे ले आए। मतलब यार पाकिस्तान की कोचिंग अब वो वाले लोग करेंगे जिन्होंने इंटरनेशनल अरीना में कुछ भी नहीं खेला, एक मैच नहीं खेला। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये जिस तरह आपने बात की है कि क्या नसीम को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, हारिस रऊफ को, मैं समझता हूँ कि नसीम शाह का जितना बड़ा एडवोकेट में था कोई नहीं था, लेकिन अब इट्स अ टाइम टू ड्रॉप हिम एंड टेल हिम कि आपकी पेस खराब है, आपका दिमाग खराब है, आपकी प्रायोरिटीज खराब है, आप कमर्शियल से निकलिए। आप हर दिन कमर्शियल्स करते हैं, हर दिन आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, ऑफ फील्ड एक्टिविटी से निकलिए और उसके बाद आप अपनी क्रिकेट पे फोकस कीजिए। नसीम शाह एट टाइम 1 ओवर की 6 गेंदों पे 2 गेंदों पे ऐसा लगता है कि वो अनप्लेएबल है, 2 गेंदों पे ऐसा लगता है कि वो गली मोहल्ले का बॉलर है, और 2 गेंदों पे ऐसा लगता है कि उसके पास पेस नहीं है। सो ये तो आपके क्रिकेट की हालत है। सो नसीम शाह को भी, हारिस रऊफ, मतलब हारिस रऊफ को तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में, ये मेरी बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में या फिर एशियन कंडीशंस, इंडिया बांग्लादेश में आपको हारिस रऊफ को खिलाना ही नहीं चाहिए। हारिस रऊफ की जो भी परफॉर्मेंसेज हैं वो सेना कंट्रीज में हैं। सेना कंट्रीज के अलावा वो एशियन कंट्रीज में अन्य मार खाते हैं, 10 ओवर्स में 100 रन देते हैं,
4 ओवर्स में 60 रन देते हैं, उनको क्यों खिलाया गया? अगर आपने शाहीन को ड्रॉप किया तो उसी तरह से आपको नसीम को, हारिस को ड्रॉप करना चाहिए था और एक नया बंच ऑफ अपना बॉलर्स भी बनाना चाहिए था, ताकि आपके बॉलर्स नए इमर्ज हों और बांग्लादेश के खिलाफ आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही सुनहरी मौका है। इससे पहले एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह अहमद भाई कह रहे थे कि बड़े प्लेयर्स रेस्ट करते थे, बाबर और रिजवान की प्रैक्टिस नहीं थी, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी रेस्ट नहीं करते थे, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी रेस्ट नहीं करते। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे ले चलूं तो जो बड़े दौरे होते थे ना, मतलब इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे इंजमाम उल हक हो गए, यूसुफ हो गए, यूनस हो गए, ये जाते हुए कतराते थे, कभी किसी को इंजरी हो जाती थी, कभी क्या होता था, और नए प्लेयर्स को, हसन रजा जैसे प्लेयर्स को, यासिर अमीन जैसे प्लेयर्स को, इन प्लेयर्स को आजमाया जाता था, और वो फिर जब नए प्लेयर्स फेल होते थे तो फिर आके एशियन कंडीशन में खेलते थे। और पाकिस्तान की एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि जहां पे मुश्किल कंडीशंस होती हैं, बड़ों को सवाल के साइड पे रख दिया जाता है, आसान हदफ हो, आसान कंडीशंस हो तो बड़ों को उठा के सामने रख दिया जाता है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब आप, माइक हैसन ने आपको पता है कहा है कि उन्होंने कि मैं प्रोफाइल देख के, फेस देख के या किसी का रेफरेंस देख के टीम सेलेक्ट नहीं करवाऊंगा, उन लड़कों पे मेहनत नहीं करूंगा, मैं नया टैलेंट देंगे और जो ऑन मेरिट टीम में जगह जिनकी बती उनको रखवाऊंगा। तो अभी जो स्नैन भाई ने स्टार्ट में बात की, इस्लामाबाद एक पूरा बंच जो है वो वहां पर इकट्ठा हो गया है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आज रात 8 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला T20 मैच खेला जाना है और उसके लिए प्लेइंग 11 तश्कील देना जो है उस पर बात करनी कि इस प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल हो सकता है। अगर नसीम शाह की बात करें तो इन्होंने लास्ट मैचेस 2 से 3 मैचेस ऐसे गुजरे जिसमें ऑलमोस्ट 50+ नसीम शाह को रन लगे इस PSL के मैचेस में। हारिस रऊफ ऑल्दो विकेट ले रहे, लेकिन हारिस रऊफ को कंसिस्टेंटली जो हमने देखा कि उनको रन लगे, 22-23 रन एक ओवर में खाना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं रहा। तो माइक हैसन ने बात की थी कि जनाब मैं फेस देखकर नहीं, परफॉर्मेंस देखकर, जो ऑन मेरिट जिसका हक बनता होगा उसे टीम में जगह दिलवाने के लिए जो है ना वो मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा और उसके लिए मैं डट जाऊंगा। लेकिन अभी इस टाइम भी आप बात कर रहे थे कि कप्तान आपका इस्लामाबाद से, वाइस कप्तान आपका इस्लामाबाद से, और PSL के दौरान ही हमें पता चल गया था कि अब जो कोचिंग स्टाफ आने वाला है और जो स्पोर्टिंग मेंबर आने वाले हैं ये वही बंच ऑफ पीपल आएगा जो इस्लामाबाद में अभी उनके साथ है। तो नसीम शाह की ब्रेक की बात हो रही थी कि उसको रेस्ट नहीं दिया गया, तो उसकी वजह भी फिर यही है कि जनाब जो माइक हैसन है वो इस्लामाबाद से थे तो नसीम शाह भी उधर ही है। बिल्कुल ऐसी हमजी। देखिए हमजा, ये हमें सोचना होगा और समझना होगा कि जिस फ्रेंचाइज के आपने कोच लाए हैं तो उसने कहीं ना कहीं पे पसंद नापसंद के ऊपर फैसले करने हैं। आप देखिए कि अगर इस्लामाबाद ने 10 मैचेस खेले हैं तो 10 में से 3 या 4 मैचेस में इस्लामाबाद में नसीम शाह की जगह नहीं बन रही थी, लेकिन वही नसीम शाह आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान टीम में कैसे आगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। फिर अगर माइक हैसन ने चेहरे देख के नहीं, परफॉर्मेंस देख के करना है तो आप अगर PSL की परफॉर्मेंस को बिल्कुल बालाए ताक रख दें तो सुफियान मुकीम का क्या कसूर है? मुकीम जिस न्यूजीलैंड में थोक के हिसाब से शादाब खान को रन्स पड़ रहे थे, उसने एक ही ओवर में 2-2, 3-3 शिकार किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सुफियान मुकीम आपकी प्रायोरिटीज में नहीं है, क्योंकि आपने उनको अगर टीम में रख लिया तो आपके वाइस कप्तान शादाब। अच्छा स्नैन भाई, अभी जो सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि मुझे सुफियान बहुत पसंद है और मैं कोशिश करूंगा, और आपको नजर आएगा व्हाइट बॉल क्रिकेट में आगे आने वाले दिनों में, विच मींस कि वो चाह रहे थे कि उनको रखें, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रेशर था कि जनाब फिलहाल इन्हीं लड़कों पर इत्तेफाक करें, सुफियान की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें आप। डेफिनेटली देखे ना, सलमान अली आगा को कल में भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे सुफियान पसंद है। अगर आपके कप्तान को सुफियान पसंद है तो सुफियान किसको नापसंद है? आप ये देखिए ना, दैट इज द बिग क्वेश्चन कि सुफियान किसको नापसंद है। और मैं तो शुरू दिन से इस बात के एडवोकेट हूं कि पाकिस्तान में स्पिनर्स आज भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्पिनर्स अगर ऊपर नहीं आते तो वो शादाब खान की वजह से नहीं आते। उन्होंने इतनी ज्यादा लॉबिंग की हुई है, इतने ज्यादा वो रिसोर्सफुल हैं कि वो अगर टीम से बाहर होते हैं तब भी परफॉर्म करने वाले स्पिनर को पूरे 5 मैच नहीं खेलने देते, और अगर टीम में होते तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी को मैचेस खेलने दे। और आप देखिए कि शादाब खान ने अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड में बहुत बड़े बड़े नामों को बिल्कुल पीछे रख के उनको सेव किया। अबरार अहमद जब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, अबरार अहमद को कोई नहीं जानता था, उनको बिल्कुल साइड लाइन पे किया हुआ था क्योंकि उनकी टक्कर थी शादाब खान के साथ। इसी तरह से अभी साद मकसूद लड़का था जिसकी टक्कर शादाब खान के साथ थी, उसको उन्होंने 2 मैचेस दिए, बाकी 7 मैचेस में बाहर बैठाए रखा। एक बड़ा टैलेंटेड स्पिनर था हमारे पास मुबशिर खान की सूरत में, जो कि बल्लेबाजी भी अच्छी करता था, उसको शादाब खान ने पिछले सीजन में लाया। बिल्कुल किस्सा पारीना हो गए, इस दफा पता ही नहीं है मुबशिर खान किधर है। तो ये शादाब खान की टैक्टिक्स का हिस्सा है कि वो स्पिनर्स को छुपा के रखते हैं ताकि आपकी किसी और पे नजर ना पड़े, और एट द एंड ऑफ द डे आप यही कहें कि नहीं, शादाब खान हमारा प्रीमियम बॉलर है, प्रीमियम
स्पिन बॉलर है और हम इसके अलावा कुछ और सोच नहीं सकते। अच्छा, इतनी ज्यादा सियासत में अहमद सईद साहब आपकी तरफ आने लगा, बड़े दूर अंदेश हसनैन भाई अहमद सईद साहब अभी है, इन्होंने ऑफ कैमरा मेरे साथ अभी एक बात कर रहे थे। ऑल तो अब इनको तो कोई डर नहीं है ना कि मेरा एक्रीडेशन ना कैंसिल हो जाए, ये खुलकर बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जनाब ड्यूरिंग PSL टीम अनाउंस हो गई थी ना, सलमान मिर्जा जो लाहौर कलंदर के, उनको टीम अनाउंस होने के बाद चांस दिया गया और उनको जब चांस मिला तो उन्होंने आउट क्लास कर दिया, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन तब तक टीम अनाउंस हो गई। तो यही वो मौके होते हैं जहां पर एक यंग टैलेंट को मौका देना बनता है और एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, रिदम है। तो अहमद सईद साहब, ये आपको कब ऐसा लगा कि सलमान मिर्जा के साथ ज्यादती हुई है और ये कब आपने सोच विचार की? देखिए, बात यह है कि आप अगर इस पूरे PSL में बात करें ना, जिन लड़कों के हमने नाम लिए हैं बहुत ज्यादा, जिनका तस्करा हुआ है, वो अली रजा है, उबैद शाह है, मोहम्मद नईम है, उतना प्रेस जो है वो सलमान मिर्जा को नहीं मिला है। जबकि मेरा ये ख्याल है कि जितना अच्छा स्लो वन का इस्तेमाल उन्होंने किया है इस पूरे PSL में, आपका कोई बॉलर इतने कंट्रोल में नहीं लग रहा था स्लोअर वंस के ऊपर खास तौर पे जितना सलमान मिर्जा नजर आ रहे थे। और सलमान मिर्जा के साथ भी वही, जिस तरह से अभी वो कह रहे थे कि शादाब के लिए जगह बनाई जाती है टीम में, अगर सलमान मिर्जा उतने मैच खेल जाते हैं जितने मैच अब्बास अफरीदी खेले हैं, अगर सलमान मिर्जा उतने मैच खेल जाते हैं जितने नसीम शाह खेले हैं, तो आपके ख्याल में सलमान मिर्जा के विकेट ज्यादा नहीं होने थे जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है। इस्लामाबाद के खिलाफ जो मैच लाहौर को जितवाया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने टॉप ऑर्डर आकर उनका आउट कर दिया था, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जो मैच जिसमें 15 ओवरों का मैच था उसमें 150 करना था पेशावर ज़ल्मी ने, वो मैच सलमान मिर्जा ने जितवा कर दिया था आपको। प्रॉब्लम यह है कि सलमान मिर्जा उस वक्त परफॉर्म करना शुरू हुए जब टीम अनाउंस हो चुकी थी। अब टीम अनाउंस होने के बाद में जब उन्हें अनाउंस की तो उसमें हारिस रऊफ का नाम भी था और सर नसीम शाह का नाम भी था। इन दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो टीम अनाउंस होने के फौरन बाद के जो मैचेस हैं उनमें आप निकाल के देखें, 4 ओवर 50 उन्होंने कंसीड किए थे। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर प्लेयर्स को टीम में रखने के लिए जिस तरह से उन्होंने शादाब खान की जगह बनाकर आपको दिखाई है अभी हसनैन भाई ने, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी जगह बनाने के लिए जो है वो इस तरह प्लेयरों का। नसीम शाह के बारे में मुझे एक और बात यहाँ पर ऐड करनी है, इंजरी का तो उनका अक्सर बात होती है, हम भी यहाँ बात कर रहे हैं 1.5 साल से कि वो जब भागते हैं तो लेथार्जिक नजर आ रहे हैं, उनका एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब वो फुलर वन मारने जाते हैं, जोर लगाते हैं, बॉल को आगे फेंकने की कोशिश करते हैं, वो फुल टॉस हो जाती है, इस वजह से कि उनकी रोटेशन जो है वो पूरी नहीं हो रही है, जोर नहीं आ रहा उनके कंधे के अंदर। आपको याद होगा कि इनका जो MRI था वो लेट किया गया था इसलिए कहीं इंजरी जाहिर ना हो जाए, और क्लिफ डिकन के साथ मिलकर उन्हें कोई उस रिपोर्ट को भी रोक लिया था जिसका मलबा डॉक्टर सुहेल सलीम के ऊपर जो है वो गिरा था। तफसीलात आपको इसकी इस दिन बताएंगे मौका मिला तो। नसीम शाह का एक मसला है कि उनका जो एटीट्यूड है ना वो भी अब फास्ट बॉलर वाला नहीं रहा। शाहीन के ऊपर हम बहुत बात करते हैं, लेकिन शाहीन का एक एट्रीब्यूट बहरहाल है कि वो हमें हमेशा एग्रेसिव नजर आते हैं। उनको छक्के चौके भी लग रहे हो तो भी उनके फेस एक्सप्रेशन से ये लग रहा होता है कि ये मार पड़ रही है, अब मार पड़ रही है, फील कर रही है। नसीम शाह को छक्का लगे चौका लगे वो हंस के वापस आ जाते हैं। और उस पर बेहतरी की जरूरत भी नहीं, नसीम शाह बुरा बॉल कराएं वो खूबसूरत स्माइल पास करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब उनकी पूरी जो उनकी एक वो है ना पर्सनैलिटी, उसमें सिर्फ एक खूबसूरत सी स्माइल रह गई है जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान की टीम में खेलने के उसमें शैम्पू के ऐड करवा लें या ड्रिंक के ऐड करवा लें, वो चौका खाएं और मुस्कुरा के वापस। मुझे एक ब्रेक लेना है, क्विकली ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और आज रात 8 बजे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला T20 मैच है। हसनैन भाई क्या लगता है प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती? कल के शो में हमने बात की कि आप एज 5 ओपनर के तौर पर आपने ये स्क्वाड अनाउंस किया और इसमें से मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट आपको 2 लग रहे हैं कि साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपन करेंगे और फखर जो कि पहले भी चौथे नंबर पर खेले वो चौथे नंबर पर खेलेंगे। वन डाउन सलमान अली आगा कप्तान जी खुद आएंगे। देखिए हमजा, जिस तरह की हमारी प्रैक्टिसेस रही है ना, हमने कभी भी जिस शख्स की जो नंबर होता था, मतलब जो नया आने वाला है, उसको वो नहीं दिया। हमने देखा है कि साहिबजादा फरहान को कभी हमने चौथा नंबर दिया, कभी 5वां दिया, कभी 6ठा दिया। एज फार एज पाकिस्तान टीम मेंटालिटी इज कंसर्न, पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ मेंटालिटी इज कंसर्न, पाकिस्तान कैप्टन मेंटालिटी इज कंसर्न, क्योंकि कप्तान भी वही मेंटालिटी लेके चलता है जो उसके पीछे गुजरे हुए कप्तानों की जो मेंटालिटी होती है। तो मुझे ये लगता है, शायद मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद फखर जमान के साथ साइम अयूब को ओपन करवाया जाए और तीसरे नंबर पे साहिबजादा फरहान को आप देखें, क्योंकि फखर जमान हाल ही में T20 की अगर बात कीजिए तो वहां पे आपको वो ओपन करते हुए नजर है। जो सेक्रीफाई उन्होंने किया था वो बेसिकली बाय फोर्स था, क्योंकि उस वक्त बाबर और रिजवान आपको नहीं लगता बाय फोर्स से हट के जो फखर के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो भी तो चौथे नंबर पर है ना T20 के? नहीं, वो ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो चौथे नंबर पे। लेकिन देखें, एक बात तो आपको माननी होगी कि फखर जमान बेसिकली जेन्युइनली ओपनर हैं। वो बाबर की कप्तानी की वजह से, बाबर को क्योंकि पीछे आके परफॉर्म नहीं होता था, इस वजह से उन्होंने अपनी स्लॉट छोड़ी थी। लेकिन मेरी ख्वाहिश भी है आपकी तरह की कि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब से ओपनिंग करवाई जाए, उसके बाद सलमान अली आगा है आपके पास, उसके बाद फखर जमान है। सो एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा और फिर हसन नवाज
जिन्होंने कोयटा के लिए चौथे और पांचवें नंबर पर परफॉर्म किया, अगर उनको भी इस स्लॉट पे खिलाया जाए पाकिस्तान की जानिब से, तो आपको जो मिडिल ऑर्डर में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है और जिसने क्रिकेट स्टार्ट की होती है वो यही कहता है कि मैंने पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करनी है, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपके सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। और अगर हसन नवाज उस पोजीशन पे चल गए तो मैं आपको बताऊं कि आप मेरी बात लिख लीजिएगा कि हसन नवाज पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे अरसे तक T20 और ओडीआई क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि यहां पे मिडिल ऑर्डर पे खेलने वाला पाकिस्तान के पास कोई भी नहीं है। जो भी आता है वो ओपनर खेलना चाहता है, चाहे बाबर रिजवान हो, चाहे साइम फखर हो, या फिर साहिबजादा फरहान हो, जो भी आता है वो ओपनर के लिए आता है। अच्छा फिर रजवी, जो आप पैटर्न आप बता रहे हैं इसमें, तो फिर आप लगता है कि फरहान एज विकेट कीपर बैटर आएंगे, क्योंकि फिर हारिस की जगह नहीं मानेंगे, और इस्लामाबाद ने अपने आखिरी मैच में उनको विकेट कीपिंग करवाई भी है। देखिए इस्लामाबाद ने चेक तो कर लिया उनको विकेट कीपिंग करवा के, लेकिन वो जो हारिस वाला सवाल है आपका, अब हारिस को भी आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा ओपनर्स हैं और उसके बाद आपके पास चौथे नंबर पे अगर फखर जमान है, तो तीसरा नंबर मुझे तो ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा का बनता है, या फिर सलमान अली आगा खुद पांचवे पे जाएंगे तो हारिस अगर खेलेंगे तो वो यहाँ पे आएंगे। सो इस तरह की सिचुएशन बनते हुए नजर आए। लेकिन देखिए इसको टीम को प्रेडिक्ट करना इस वजह से भी मुश्किल है कि पहली टीम है, पहली दफा माइक हैसन को टीम बना रहे हैं। एक दफा टीम बन जाएगी उसके बाद हमें पता चलेगा उसमें क्या चेंजेस होते हैं। लेकिन जिस तरह वो इस्लामाबाद में डेटा ड्रिवन टीम बनाते थे ना हमजा साहब, मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको मुश्किलात जरूर होंगी क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। जी हम सही साहब, देखें माइक हैसन की अगर वो बात करें तो माइक हैसन आमतौर पर ऐसी टीम बनाने के आदी हैं जिनकी बैटिंग लाइन ज़्यादा लंबी होती है। तो इसमें हमें ये देखने का मतलब हो सकता है कि खुशदिल शाह भी खेल जाएं, हसन नवाज भी खेल जाएं, शादाब भी खेल जाएं, सारे एक ही टीम में खेल जाएं। और इसमें मतलब T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें पोजीशन जो है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो मुझे ये लगता है कि साइम अयूब के साथ ज़्यादा फरहान को ओपन कराया जाएगा, और नंबर 3 पर जो है वो सलमान अली आगा होंगे, और नंबर 4 पर फखर जमान होंगे। देखें इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर ओपनिंग आपकी अच्छी खेल जाती है, ओपनिंग स्टैंड लंबा हो जाता है और आखिर में जो है वो थोड़े से ओवर बचते हैं, तो फिर तो वो फखर को प्रमोट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ओपनिंग जल्दी गिर जाती है, वहां पर हमें थोड़ी सी मतलब कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो इनिंग्स को मुस्तहकम करे, तो वहां पर सलमान अली आगा आ जाए, वो एक एंड संभाल के रखें, दूसरे एंड से जो है वो ऑन स्लॉट जाहिर है। फखर जमान के बारे में एक बात अलबत्ता मैं जरूर कहूंगा कि फखर जमान इस स्क्वाड में वो वाहिद प्लेयर है जिसके बारे में आप ये दावा कर सकते हैं कि उन्हें किसी भी पोजीशन पर भेजा जाए तो वो मैच के बाद ये नहीं कहेंगे कि मैं इस पोजीशन का प्लेयर नहीं हूं तो मुझे इस पोजीशन उसके जो है उन्हें भेज दिया है। फखर जमान एक मैच विनर है और उसने ये बात प्रूव की है। उसको जिस नंबर पर भी भेजें वो वहां पे जाके स्कोर करेगा। यस वो नेचुरल ओपनर है, लेकिन टीम के जरूरत के मुताबिक फखर जमान को नंबर 4 पर भी खिलाया जाए तो मुझे ये लगता है कि फखर जमान इस बात का गिला नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस तरह की जो पैटी मेंटालिटी होती है ना कि पहले से आपने सोच के रखा होता है कि मैं अगर रन ना बना पाया या मैं फेल होगा तो मैंने मीडिया में जाकर ये बयान देना कि मेरी तो पोजीशन ही ये नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको आप नंबर 3 पर खिलाएं, नंबर 4 पर खिलाएं, ओपन पर खिलाएं, वो आपको रन करके देगा। अच्छा मुझे लगता है कि एडवांटेज लेना चाहिए अपनी टीम में साहबजादा फरहान को, जिस नंबर पर उसने परफॉर्म किया PSL में, उसको जरा उस पोजीशन के ऊपर मौका देकर तो देखे जिसका बहुत ज्यादा बात भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि साहबजादा को ओपन करना चाहिए और विकेट कीपिंग भी उन्हें से करवा लें, कोई हर्ज नहीं है। लेट्स सी, ये तो 8 बजे पता चलेगा। लेकिन आप दोनों के लिए बुरी खबर है, मुझे लगता है कि क्रिकेट के मैदान आप दोनों पर बैन होने वाले हैं। आपने इस सारी कन्वर्सेशन में चौथे नंबर पर शादाब खान को नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कह चुके हैं कि 4th नंबर मेरा फेवरेट है, तो आपने चौथे नंबर पर शादाब खान को नहीं रखा। शादाब खान को मेरे मुताबिक तो टीम में भी नहीं। लेट्स सी जी, रात 8 बजे ये मैच है। जो भी इस मैच का फैसला होता है उसमें क्लियर हो जाएगी प्लेइंग 11 कौन सी, और मैचेस को उस प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जाएगा। और इस पर फर्दर भी हम कल के शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।